एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सूचना के अधिकार अधिनियम को आगे स्टार्ट करेंगे जो हमारा बच गया था। फिर इस वीडियो में ही वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया था, कल तक हमने देख लिया था 19 धारा के बारे में जिसमें अपील की बात कही गई थी। तो धारा 19 में अपील कब करना है, जैसे कि अगर हमने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद हमको सूचना मिली, सामान्य स्तर पर हमको 30 दिन के भीतर सूचना मिल जाएगी। अगर कोई मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो 45 दिन लगेगा, क्योंकि सोच विचार करके ही मतलब दोनों पक्ष के बारे में सुना जाएगा। फिर 45 दिन के भीतर यहाँ पे सूचना प्रदान की जाएगी। या फिर अगर किसी के जीवन का मतलब जीवन के से रिलेटेड यहाँ पे कोई सूचना है या फिर उसकी स्वतंत्रता से संबंधित सूचना होगी तो उसको 48 घंटे में प्रदान करना अनिवार्य होता है। तो ये हमने देख लिया था। फिर उसके लिए अपील भी करते हैं। अगर वो सूचना जो मिलती है वो सूचना जो है पूरी नहीं है, मतलब अपूर्ण है, किस किस कंडीशन में अपील कर सकते हैं। सूचना तो आपको मिल गई, सूचना जो चाहिए था वो मिल गई, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं है, या फिर वो अपूर्ण है, या फिर वो भ्रामक सूचना है, मतलब एक तरीके से भ्रमित किया गया हो, या फिर बहुत देरी से सूचना प्राप्त हुई हो, तो इसकी कंडीशन में हम अपील कर सकते हैं। अब अपील जो है ये दो तरीके से अपील होता है, मतलब पहले चरण में और दूसरे चरण में। पहले चरण में क्या होता है कि 30 दिन के भीतर, जैसे कि आपने सूचना की मांग की थी आवेदन करके, आवेदन करने के बाद आपको 30 दिन के भीतर आपको सामान्य स्तर पर सूचना मिल गई। अब उस दिन जिस दिन आपको सूचना मिली उस दिन आपने पढ़ा, लेकिन वो चीज़ जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपने फिर से क्या किया, फिर से अपील लगाया। अब ये अपील जो है जिस दिन आपको सूचना मिली उसके 30 दिन के भीतर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। यह अपील जो होता है ये किसके समक्ष किया जाता है, सूचना अधिकारी के समक्ष किया जाता है। क्योंकि पहले जो हमने आवेदन किया था वो किसके समक्ष किया था, सहायक सूचना अधिकारी के समक्ष किया था। तो पहली अपील जो होती है, पहले हमने आवेदन किया था सूचना के लिए, फिर हम अब अपील लगा रहे हैं। तो अपील के लिए हम किसके पास जाते हैं, सूचना अधिकारी के समक्ष जाते हैं। फिर उसके बाद पहली अपील से भी आप जैसे संतुष्ट नहीं होते हैं तो दूसरी अपील लगाया जाता है। तो वो 90 दिन के भीतर, अगर जैसे पहली अपील नहीं लगा पाए या फिर ऐसा होता है तो 90 दिन के भीतर जो है ये लगाया जाता है। पहली अपील के भी मतलब पहली अपील के बाद जो है यहाँ पे दूसरी अपील लगाई जाती है। तो दूसरी अपील कब लगाया जाएगा, ये पहली अपील के 90 दिन के भीतर किया जाएगा। यह अपील जो है, अब इसमें क्या होगा कि अब आपने सूचना अधिकारी के समक्ष भी रख दिया, सहायक सूचना अधिकारी के समक्ष भी रख दिया, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो ये जो है अब डायरेक्ट आयोग के समक्ष जाएगा। अब ये आयोग कौन होता है ये हम देखेंगे, इसकी क्या क्या जिम्मेदारी होती है, सूचना आयोग का गठन क्यों किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये जो यहाँ पे आयोग जो होगा ये इसका निर्णय जो है अंतिम होता है। अब इसमें कुछ दंड का प्रावधान रखा गया है, दंड के बारे में बताया गया है धारा 20 में। अब धारा 20 में दंड के बारे में बताया गया है, 20 से आप याद रख सकते हैं दंड के रूप में आपको 20 डंडे पड़ेंगे, ऐसा जो है, ठीक है। तो दंड के रूप में 20 डंडे पड़ेंगे, तो ऐसा धारा 20 में याद रख सकते हैं। तो अगर जैसे सूचना अधिकारी समय पर सूचना नहीं देता है, या फिर कोई भ्रमित किया हुआ सूचना देता है, अपूर्ण सूचना देता है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर अधूरा सूचना देता है, तो इसमें क्या होगा, उनको दंड मिलेगा, दंड के भागीदारी होंगे। उनको दंड मिलेगा, कितना दंड मिलेगा, 20 डंडे मिलेंगे। अब ये कैसे दंड मिलेगा, तो उसे 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, जैसे कि जिस दिन सूचना मिला, अब उस सूचना मिलने के बाद जैसे जितने दिन मतलब वेस्ट हो रहा है, जिसको आपने सूचना दिया है उस व्यक्ति का जितने दिन वेस्ट हो रहा है, मतलब उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन ना देके कुछ और भ्रमित सूचना दी है और उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, अब उसका अपील करने में टाइम वेस्ट हुआ या फिर ऐसा कुछ, तो यहाँ पे उसको 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पे दंड दिया जाएगा, या फिर 25,000 का जुर्माना के से दंडित किया जाएगा। तो ये हमने देख लिया। उनको दंड का भी प्रावधान यहाँ पे रखा गया है कि अगर मतलब सूचना सही तरीके से यहाँ पे प्रदान नहीं किया जाता है तो फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, सूचना अधिकारी के ऊपर जो है यहाँ पे दंड का प्रावधान रखा गया है। धारा 20 में 20 डंडे पड़ेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं। 250 रुपये प्रतिदिन है, या फिर अधिकतम जो है 25,000 रुपये। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे नहीं दी जा सकती, इसमें क्या क्या छूट है, मतलब किस किस जगह आप सूचना लेने के हकदार नहीं है, किस चीज़ों का सूचना नहीं ले सकते हैं, तो ये बताया गया है धारा 8 और 9 में। किसमें बताया गया है, धारा 8 और 9 में बताया गया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है इसमें कौन कौन सी सूचना जो है आप लोग नहीं ले सकते। जैसे कि प्राइवेट संस्थान से जुड़ा हुआ विषय हो, इसमें कोई भी सूचना नहीं दी जा सकती। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता
तथा देश की सुरक्षा से जुड़े विषय पर मंत्रिमंडल और सचिवकर्ता के विषय पर नहीं ले सकते। ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन है, मतलब ऐसा मामला जो कि अभी तक न्यायालय के समक्ष ऐसा है कि वो उस पर सोच विचार कर रहे हैं, तो फिर आम जनता तक क्यों पहुंचाए उस चीज़ को, तो ये सूचना लेने के आप हकदार नहीं हैं। इसे आपराधिक मामले जिनसे अन्वेषण प्रभावित हो सकता है, संसदीय विशेष अधिकार से संबंधित मामले अर्थात सदन में की गई सुनवाई के बारे में लोकसभा राज्यसभा टीवी पर दी गई जानकारी के अलावा अन्य जानकारी नहीं दी जाएगी। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा का जो भी सांसद का बैठक होता है उसको जो है लाइव टेलीकास्ट जो है टीवी पे दिखाया जाता है, उससे मतलब एक्स्ट्रा जो है सूचना अगर चाहिए तो उस सूचना को आप तक नहीं पहुंचाया जाएगा। वो जो टीवी पे आपको प्रकाशित किया गया है, टीवी पे जो जानकारी दी गई है उतनी ही जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा जानकारी आप लोग नहीं ले सकते। कॉपीराइट या पेटेंट से संबंधित विषय जो है, पेटेंट जैसे कि मैंने कोई भी एक चावल बनाया, ठीक है, उस चावल को मैंने अपने नाम पे कराया तो वो एक पेटेंट हो जाता है। तो पेटेंट से संबंधित ये किसने पेटेंट कराया है, क्या कराया है, कॉपीराइट से संबंधित यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन के विषय में छूट प्राप्त है। ये किस में बताया गया है, धारा 8 और धारा 9 में बताया गया। नेक्स्ट है सूचना आयोग के बारे में हमने देखा था। अब हमने क्या कहा था कि दूसरी अपील जो है ये डायरेक्ट आयोग के समक्ष रखी जाती है और उनका जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होता है। तो ये अब सूचना आयोग कौन होता है और इसका मतलब इनका निर्णय इतना ज़रूरी क्यों होता है, इनका गठन क्यों किया जाता है, ये सब देख लेते हैं। तो उद्देश्य की बात करें, सूचना आयोग का उद्देश्य क्या होता है, यह केंद्र और राज्य लेवल दोनों स्तर पे ये अलग अलग गठित किया जाता है। मतलब केंद्र लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी अलग बनाया जाता है और स्टेट लेवल पे भी सूचना आयोग अलग से बनाया जाता है। मुख्यतः इसकी स्थापना अपील की सुनवाई एवं आरोपित अधिकारियों को दंडित करने के लिए की गई है। मतलब जैसे कि इसकी स्थापना क्यों की गई है, इसकी स्थापना इसलिए की गई है कि जो भी दूसरी अपील है, दूसरी अपील की सुनवाई हम इन्हीं के पास करते हैं। दूसरी अपील की, जैसे पहली अपील से सेटिस्फाइड भी नहीं हुआ है तो दूसरी अपील इनके पास करते हैं। तो दूसरी अपील की सुनवाई के लिए या फिर जो भी आरोपी अधिकारी हैं, जैसे कि अब इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर ही जो सूचना अधिकारी होते हैं, सूचना अधिकारी जो होते हैं, सहायक सूचना अधिकारी भी होते हैं, ये सारे जो है इन्हीं के अंदर होते हैं। तो सूचना आयोग को दंड, मतलब सूचना आयोग जो है ये दंड भी दे सकता है। तो दंड किनको दे सकता है, सूचना अधिकारी को, जो सूचना देते हैं जनता तक पहुंचाते हैं। तो जो भी सूचना मुझे चाहिए, ठीक है, मैं सूचना अधिकारी के समक्ष रखूंगी। सूचना अधिकारी जो सूचना दे रहा है वो भ्रमित करने वाला हो या फिर ऐसा सूचना हो जो सेटिस्फाइड ना हो। तो दूसरी अपील मैं किसके पास की थी, दूसरी अपील जो है आयोग के समक्ष की थी। अब ये आयोग के समक्ष मैं की हूँ, तो अगर वो किसी प्रकार से उसको पाता है कि वो हाँ यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई जुर्म किया है, तो उसको दंड करने का अधिकार भी, दंड देने का अधिकार जो है यहाँ पे किसके पास है, सूचना आयोग के पास। तो सूचना आयोग जो है सूचना अधिकारी को दंड दे सकता है और दूसरी अपील की सुनवाई भी जो है इन्हीं से होती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सूचना आयोग का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। अब ये जो सूचना आयोग है ये 2 स्तर पे बनाया जाता है, केंद्र लेवल पे भी, सेंट्रल स्टेट दोनों लेवल पे बनाया जाता है। अब केंद्रीय सूचना आयोग का गठन ये 3 धारा में बताई गई है, 12, 13 और 14 धारा में बताई गई है। और राज्य के बारे में बात करेंगे, राज्य के सूचना आयोग के गठन के बारे में बात करेंगे तो 15, 16, 17 में बताया गया है। अब ये जो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन जो है ये किस में बताया गया है, ये धारा 12 में बताया गया है। एक सेकेंड, ये किस में बताया गया है, ये धारा 12 में बताया गया है। तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन जो है ये धारा 12 में बताया गया है। अब ये गठन क्यों किया जाता है, गठन किस लिए किया जाता है, ये सब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग का गठन जो है यहाँ पे किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, ये गठन जो है इसमें खुद केंद्र सरकार करता है, ठीक है। केंद्र सरकार की अध्यक्षता होती है, केंद्र सरकार द्वारा ये गठन किया जाता है। और कैसे किया जाता है, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना दी जाती है, उसके द्वारा ये गठन बनाया जाता है। आयोग गठन किया जाता है केंद्र लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। अब केंद्रीय लेवल पे अगर आयोग का गठन करना है तो ये केंद्र सरकार ही करेगा और ये राजपत्र में राजपत्र में अधिसूचना देके। अब इसकी संरचना जो होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो एक मेन हेड होगा इसमें जो सूचना आयुक्त होगा, मुख्य सूचना आयुक्त एक होगा और 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे। मतलब 10 जो होंगे ये केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे। मतलब टोटल 11 लोगों का यहाँ पे
यहाँ पे सदस्यता होगी। तो 11 लोग यहाँ पे मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग का मतलब ये एक तरीके से संरचना जो है यहाँ पे होगी। यहाँ पे 11 लोग मिलके बने होंगे। अब इसकी नियुक्ति जो होती है ये राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, लेकिन इसमें अध्यक्ष जो होता है ये प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, 11 सदस्य होंगे इस आयोग में, 11 सदस्य होंगे, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो होती है ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो है नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें इसकी जो संरचना में है, इसमें जो है 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे और एक जो है मुख्य आयुक्त होता है। अब इसमें समिति के अध्यक्ष और सदस्य की बात कर लेते हैं। तो अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन सदस्य कौन कौन होंगे, जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा या फिर प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सदस्य होंगे, लोकसभा का जो भी विपक्ष का नेता होगा और प्रधानमंत्री द्वारा जो है जो भी केंद्रीय मंत्री होंगे वो यहाँ पे इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। अब यहाँ पे इनकी अवधि देख लेते हैं, पद अवधि कितनी होती है। तो ये जो केंद्रीय सूचना आयोग का जो पद अवधि होता है, जैसे कि इसमें 11 सदस्य हैं, केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसको क्या किया जाता है, इस सूचना आयोग का गठन किया जाता है। लेकिन नियुक्ति जो है यहाँ पे कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। लेकिन अध्यक्ष जो है यहाँ पे कौन हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है। और जो और अन्य सदस्य हैं, लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री भी होगा। अब इसकी पद अवधि की बात करें तो इसकी पद अवधि जो होती है, इसकी पद अवधि जो होती है ये 5 वर्ष हो सकती है या फिर 65 वर्ष की आयु भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण करने की तिथि से, मतलब जिस दिन से उसने पद ग्रहण किया उस दिन से लेके 5 वर्ष या फिर 65 साल तक यहाँ पे वो पद धारण कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो क्या होगा कि अगर जैसे एक बार यहाँ पे ये पद धारण किया, उसके बाद फिर से इस पद के लिए उसको फिर से चुना नहीं जा सकता। मतलब यहाँ पे फिर से उसको नियुक्त नहीं कर सकते सेम पद के लिए। मतलब किसके लिए, सूचना आयुक्त के लिए, सूचना आयोग के लिए, सूचना आयोग के लिए यहाँ पे फिर से उनको चुना नहीं जा सकता। लेकिन वो दूसरे पोस्ट पे बैठ सकता है, जैसे कि किस पे बैठ सकता है, मुख्य सूचना आयुक्त के पद पे बैठ सकता है। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त के पद पे बैठ सकता है, किंतु केंद्रीय सूचना उपायुक्त जो है मुख्य सूचना आयुक्त का पद पर आसीन हो सकता है। तो ये जो केंद्रीय सूचना आयुक्त होगा, मेन जो आयुक्त होगा यहाँ पे, उसका क्या है कि ये 5 वर्ष का टाइम पीरियड होगा। जिस दिन से ये आयोग का गठन होगा, मतलब जिस दिन से उसको सेलेक्ट किया गया है उस दिन से लेके 5 वर्ष तक का इसका टाइम पीरियड होगा, या फिर 65 वर्ष का। लेकिन ये अपने पद पे फिर से नहीं बैठ सकता, लेकिन दूसरे पद पे बैठ सकता है। वो कौन से पद पे बैठ सकता है, जैसे कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पे बैठ सकता है। अब ये शपथ किसके सामने लेता है, ये जो शपथ लेता है ये राष्ट्रपति के समक्ष ही लेता है। त्याग पत्र भी देगा तो राष्ट्रपति को ही देगा। वेतन भत्ता क्या होता है, ये जो मुख्य सूचना आयुक्त का होता है, मतलब इसमें जो मेन हेड है, दो लोग होते हैं इसमें। मतलब 2 लोग कहने का मतलब है, एक तो मेन मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 जो होते हैं, दूसरा जो होता है उसमें 10 लोग होते हैं जो कि केंद्रीय सूचना आयुक्त होता है। तो ये जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है ये फिर से अपने पद पे नहीं बैठ सकता, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त के पद पे बैठ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वेतन भत्ता बताया गया है, इनको कितना मिलता है, जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसका जो वेतन होता है ये 2.50 लाख रुपीस होता है। लेकिन वहीं सूचना आयुक्त का जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जैसे कि जो 10 हमने बात की, जो 10 और केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, इनकी जो सैलरी होती है ये 2.25 लाख रुपीस जो है ये होती है। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त की जो होती है यहाँ पे कितनी होती है, 2.25 लाख रुपीस होती है। अब जैसे कि इस मुख्य सूचना आयुक्त को इनके पद से हटाना है या फिर इनको हटाया जाएगा, तो ये धारा कौन सी धारा में बताई गई है। अच्छा, यहाँ पे मैंने धारा की बात नहीं की थी, ये धारा 13 में बताई गई है कि कितने दिन की इनकी पद अवधि होगी और क्या क्या शर्तें होंगी। तो ये धारा 13 में बताई गई है। नेक्स्ट है धारा 14 में ये बताई गई है कि सूचना आयुक्त को कैसे हटा सकते हैं या फिर मुख्य सूचना आयुक्त को कैसे हटाया जाएगा। तो कौन कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें हटाया जाएगा, तो ये धारा 14 में बताया गया है। तो इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच किए जाने के उपरांत प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर हटाया जा सकेगा। जैसे कि इनको राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, यहाँ पे क्योंकि नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति ही करते हैं, राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देना है, तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अगर जैसे वो कदाचार, मतलब उसका जो है कैरेक्टर सही नहीं है, ठीक है, सदाचार मतलब अच्छा कैरेक्टर, कदाचार यहाँ पे कदाचार घोषित कर दिया जाता है, या फिर वो असमर्थ है काम करने में, तो इस कंडीशन में उनको उनके पद से हटाया जा सकता है।
राष्ट्रपति और अध्यक्ष को निम्न परिस्थितियों के मतलब इन कंडीशन में उनको क्या किया जा सकता है, उनके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष को भी, प्रधानमंत्री को भी और दूसरा सदस्य को भी निम्न परिस्थितियों में उसके पद से हटाया जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं और यहाँ पे सदस्य कौन होंगे, सदस्य जो होंगे 10 केंद्रीय जो यहाँ पे सदस्य हैं, यहाँ पे लोकसभा के विपक्ष का नेता होगा, उसको हटाने में समर्थ रखता है। तो कैसे, जैसे कि वो दिवालिया दिवालिया घोषित कर दिया गया है। दिवालिया कैसे घोषित कर दिया गया है, जैसे कि उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोन हैं और वो लोन चुकता नहीं कर पाता है, तो दिवालिया घोषित कर दिया गया है। इस कंडीशन में उसको हटाया जा सकता है। ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है जो अनैतिक हो, मतलब ऐसा दोष किया हो जैसे किसी का मर्डर कर दिया हो, ऐसा कुछ किया हो, तो उस कंडीशन में भी उसको दोष सिद्ध ठहराया गया हो, जहाँ से वो दोष ऐसा जो कि अनैतिक हो, उस कंडीशन में भी उसको पद से हटाया जा सकता है। अपने पद में रहते हुए किसी नियोजन में लगा हो, मतलब जिस पद में काम कर रहा है उसके अलावा कोई और भी काम कर रहा हो, इस कंडीशन में भी अगर पता चलता है तो उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की राय में शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम हो, जैसे कि यहाँ पे वो शारीरिक या फिर मानसिक रूप से असक्षम हो, तब भी उनको उसके पद से हटाया जाएगा। उसने ऐसा कोई विहित हित अर्जित कर लिया है जो उस पद के प्रतिकूल है, इस कंडीशन में भी उनको हटाया जा सकता है। तो किस किस कंडीशन में यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त या फिर सूचना आयुक्त को हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, ये धारा 14 में बताया गया है। नेक्स्ट है राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग, अब हमने देखा कि सूचना आयोग जो है, सूचना आयोग का गठन 2 लेवल पे होता है, एक केंद्र लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, और एक स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे हमने देख लिया, केंद्र लेवल पे धारा 12 में जो कि इसका गठन के बारे में बताया गया है, पद अवधि और शर्तें के बारे में, जिसमें वेतन भत्ते ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, ये धारा 13 में बताया गया है, और धारा 14 में कैसे इनको हटाया जा सकता है इनके पद से, ये बताया गया। अब सेम वैसे ही राज्य सूचना आयोग का गठन होता है, उसके बारे में बताया गया है, तो ये 15, 16, 17 में बताया गया। तो 15 में बताया गया है कि इसका गठन कैसे होता है। तो गठन जो है ये राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, कैसे, राज्य पत्र में प्रकाशित करके। तो राजपत्र में अधिसूचना जारी करके यहाँ पे क्या किया जाता है, राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। संरचना कौन होता है यहाँ पे, जैसे कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 इसमें राज्य सूचना आयुक्त होते हैं। इसकी नियुक्ति जो है ये राज्यपाल द्वारा की जाती है। जैसे उसमें नियुक्ति जो है केंद्रीय लेवल पे जो नियुक्ति करते थे, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होता था, लेकिन यहाँ पे राज्य लेवल पे कौन करेगा, तो राज्यपाल द्वारा करेगा। तो राज्यपाल द्वारा विशेष समिति की सिफारिश पर यहाँ पे नियुक्ति की जाती है राज्य सूचना आयोग के गठन का। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पे गठन जो बनाया जाता है, आयोग का गठन जो होता है, ये इसमें जो भी नियुक्ति करेगा ये राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब इस समिति का अध्यक्ष और सदस्य कौन होगा, तो अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष इसमें मुख्यमंत्री होगा। जैसे केंद्रीय लेवल पे डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से याद होगा। तो अध्यक्ष कौन होगा, वहाँ पे प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे मुख्यमंत्री। अब वहाँ पे क्या था, लोकसभा के जो भी विपक्ष के नेता होंगे, तो यहाँ पे विधानसभा के जो भी विपक्ष का नेता होगा और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एवं एक मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। तो ये जो है यहाँ पे क्या होंगे, सदस्य और अध्यक्ष होंगे। इनकी पद अवधि क्या होती है, तो इनकी पद अवधि भी सेम होती है, जैसे कि उनकी 5 वर्ष की थी और 65 वर्ष की आयु पे जो थी सेम वैसे ही होगी। और वहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये फिर से केंद्रीय सूचना आयुक्त जो है ये अपने पद पे फिर से नहीं बैठ सकता था, लेकिन किस पोस्ट पे बैठ सकता था, मुख्य सूचना आयुक्त के पोस्ट पे। वैसे ही यहाँ पे राज्य सूचना आयोग जो है, राज्य सूचना उपायुक्त जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त के पद पे फिर से बैठ सकता है। अब इसको शपथ दिलाने वाले कौन होंगे, तो शपथ यहाँ पे जो दिलाएगा वो होगा राज्यपाल। और वहाँ पे कौन दिलाता था, तो वहाँ पे राष्ट्रपति दिलाते थे जो है शपथ, यहाँ पे राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है त्यागपत्र भी राज्यपाल के समक्ष होगा, वहाँ पे त्यागपत्र राष्ट्रपति के समक्ष था। वेतन भत्ता जो होगा यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान होगा, जैसे उसमें था, और यहाँ पे सूचना आयुक्त का मुख्य सचिव के समान होगा।
अब यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त या फिर सूचना आयुक्त को हटाना जाना, तो ये कैसे हटाया जाएगा। जैसे यहाँ पे अब राज्य की बात कर रहे हैं, हमने केंद्रीय लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे हमने देख लिया कि उनको हटाने की क्या क्या चीज़ें थी, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स थे। तो इसमें भी सेम है, जैसे कि वो कदाचार घोषित कर देता है, असमर्थ रहता है, तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच किए जाने के उपरांत प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उनको हटाया जाएगा। तो वहाँ पे राष्ट्रपति हटा रहे थे, यहाँ पे राज्यपाल जो है ये हटाएंगे। अब राज्यपाल अध्यक्ष और सदस्य को निम्न परिस्थितियों से हटाया जाएगा। जैसे कि ये पॉइंट सेम है, तो मैं यहाँ पे रीड नहीं कर रही हूँ। जैसे कि वो दिवालिया घोषित हो जाता है, कोई अनैतिक अपराध में घोषित हो जाता है, तो उस पोस्ट में मतलब उस पोस्ट से उनको हटाया जाएगा। ठीक है। राज्यपाल की राय से अगर वो देखा जाए तो शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो, असक्षम हो, वहाँ पे राष्ट्रपति की राय से देखा जाता था। तो ये कहीं ना कहीं ये सेम है। तो हमने केंद्रीय लेवल पे हमने देखा कि 12, 13, 14 में बताया गया है कि केंद्र सूचना आयोग का गठन 12 में बताया गया है, धारा 12 में, पद अवधि और शर्तें के बारे में धारा 13 में, और वहीं मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाया जाने के बारे में धारा 14 में बताया गया है। वहीं राज्य सूचना आयोग के बारे में धारा 15, 16, 17 में बताया गया है। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है कि सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ क्या होती हैं। तो सूचना आयोग जो बनता है, अगर ये गठन किया गया है, ये बनाया गया है, ये टीम बनाई गई है, तो इसका मेन कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं। तो ये धारा 18 में बताया गया। तो इनके कार्य जो होते हैं, सूचना प्रदान करना, जैसे कि दूसरी अपील तो हम इनके पास ही करते थे, पहली अपील तो हम सूचना अधिकारी के समक्ष करते थे। पहली आवेदन जो है सहायक सूचना अधिकारी के समक्ष किए, फिर दूसरी पहली आवेदन जो है सहायक सूचना समक्ष किए, मतलब सहायक सूचना के समक्ष किए। वहीं अगर पहली अपील हमने किया तो सहायक सूचना अधिकारी के समक्ष किया। वहीं दूसरी अपील जो है यहाँ पे आयोग के सामने करते हैं। तो सूचना प्रदान करना, अपील पर कार्यवाही करना, जो भी अपील आएगी, अगर जैसे पाया जाता है कि वो भ्रमित कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको दंड भी दे सकते हैं सूचना अधिकारी को, उन पर नियंत्रण रखने का काम भी कर सकते हैं, आवश्यकता पे दंड भी दे सकते हैं। ये तो हमने देख लिया। सूचना के लिए क्या कर सकते हैं, दिशा निर्देश जारी करना, ये सारा काम जो होता है ये सूचना आयोग का काम होता है। दंड भी करते हैं यहाँ पे 250 रुपये प्रतिदिन, और अधिकतम जो है 25,000 रुपये यहाँ पे उनका दंड की राशि होती है। अब इनके पास शक्ति क्या होती है, तो आयोग को जांच करने की शक्ति प्राप्त है। जांच करने की वही शक्ति प्राप्त है जो सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, मतलब इनको ऐसी शक्ति प्राप्त है जो सिविल न्यायालय को शक्ति प्राप्त है। तो ये जो आयोग बनता है, इस आयोग में जो भी होगा, जो भी व्यक्ति होंगे, इसको क्या होगा, इनको सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत उनके जैसे ही सेम शक्ति प्राप्त होगी। तो 5 चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि ये कमीशन का गठन कर सकते हैं, समन जारी कर सकते हैं, साक्ष्य, अगर कुछ एविडेंस मिलता है तो उस पर बहस कर सकते हैं, दस्तावेज मामले में संबंधित दस्तावेज मांग कर सकते हैं, या फिर अभिलेख के रूप में भी जो है इनके पास ये शक्ति है। अब राज्य सरकार का क्या कर्तव्य होगा, जैसे कि हम देख रहे थे कि हमने अभी क्या देखा, राज्य सूचना आयोग का गठन, ये सारी चीज़ें देखी। तो उसी के आगे जो है धारा 26 में राज्य सरकार का क्या कर्तव्य होगा। तो राज्य सरकार का कर्तव्य होता है कि जो भी सूचना के अधिकार का कानून है, ये इसका प्रचार प्रसार करना, ताकि लोगों तक पहुँचे कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचना ज़रूरी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन उनका हक है। ठीक है। तो सूचना के अधिकार कानून की शिक्षा देना, उनको शिक्षा देना, ट्रेनिंग देना, सम्मेलन का आयोजन करना, सूचना के अधिकार कानून के संदर्भ में महत्वपूर्ण किताबों का प्रकाशन करना, अच्छी जो सूचना के अधिकार कानून होते हैं उनके महत्वपूर्ण किताब है उनका प्रकाशन करना, या फिर अन्य कार्य, ये सारे जो हैं राज्य सरकार के कर्तव्य हैं, जो कि धारा 26 में बताया गया है कि जो भी सूचना का अधिकार है ये लोगों तक पहुँचना, उनको बताना, इनका प्रचार प्रसार करना जो है ये राज्य सरकार का कर्तव्य होता है। जो भी सूचना का अधिकार है उनके मतलब वो उनके हित में सूचना मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको बताना ज़रूरी है। तो इसके लिए उनको शिक्षा देना, प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, या फिर सम्मेलन का आयोजन करना, ये सारी चीज़ें जो है राज्य सरकार का कर्तव्य होता है, और महत्वपूर्ण किताब भी इसमें प्रकाशित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें कुछ सीमाएं होती हैं। तो इनके पास क्या क्या सीमाएं होती है, तो सूचना के लिए आवेदनों का अंबार, व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों को सिद्ध करने के लिए इसका दुरुपयोग, आरटीआई कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अपराध, दंडात्मक प्रावधान का कम लागू होना, या फिर कम दंड का प्रावधान। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी सीमाएँ हैं। नेक्स्ट है, विशेषताएँ देख लेते हैं। सरकार पर जन नियंत्रण का माध्यम है,
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है, सरकारी क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाने का माध्यम है। भारत विश्व का 12वां देश है जिसने सूचना के अधिकार को कानूनी स्वरूप दिया है। पहला देश स्वीडन है। तो इसका मेन विशेषता क्या है कि जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में एटलीस्ट यहाँ पे लोगों तक पहुँचे कि ये जो अधिकारी है ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पारदर्शिता बनाए रखें, जो भी उनके जनता के हित में जो भी कानून आती है एटलीस्ट उनको पता रहे, ट्रांसपेरेंसी एक बना रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार में संशोधन भी हुआ। तो ये 2019 में जो है इसमें संशोधन हुआ। 2005 में ये अधिनियम जो है लाया गया था, लेकिन इसमें संशोधन भी हुआ। तो ये 2019 में हुआ। तो हाल ही में लोकसभा ने सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 पारित किया। तो 2019 में इसमें संशोधन हुआ है। तो ये संशोधन क्या है? तो संशोधन के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। हमने देखा कि जो भी केंद्रीय लेवल पे भी हो, यहाँ पे केंद्रीय लेवल पे भी हो या फिर स्टेट लेवल पे हो, इनका जो पद अवधि जो था, ये पद अवधि कितना था? 5 वर्ष का था। लेकिन ये जो है इसमें संशोधन किया गया है, 5 वर्ष का नहीं होगा। यहाँ पे जो भी केंद्र सरकार यहाँ पे निर्धारण करेगा उसके द्वारा इनकी पद अवधि हो सकती है। ठीक है। तो प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है केंद्र सरकार द्वारा जो भी होगा उसके हिसाब से यहाँ पे क्या किया जा सकता है, उनके हिसाब से यहाँ पे उनकी पद अवधि जो है निर्धारण की जा सकती है। पहले 5 वर्ष का था, अभी इसको जो भी केंद्र सरकार कहेंगे उसके हिसाब से होगा। नए विधेयक के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य रोजगार की शर्तें की भी केंद्र सरकार द्वारा ही तय की जाएंगी। पहले ये था कि 2.5 लाख रुपए था और 2.25 लाख रुपीज़ था, लेकिन अब ये भी जो है केंद्र सरकार द्वारा ही तय किया जाएगा। जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यह प्रावधान करता है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त होते समय उम्मीदवार किसी अन्य सरकारी नौकरी की पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति का लाभ प्राप्त कर रहे होंगे तो उस लाभ के बराबर राशि को उसके वेतन से घटा दिया जाएगा। पहले ये था कि अगर, जैसे कि पहले के रूल में ये था कि अगर उनको क्या होगा कि कोई भी सरकारी नौकरी की पेंशन से जुड़े होंगे, ऐसा कुछ लाभ जो होगा, सेवानिवृत्त लाभ जो होगा उससे जुड़े होंगे, तो क्या था कि उनकी सैलरी से जो है उतना अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन संशोधन करके अब इसको समाप्त किया गया है, इस चीज़ों को ख़त्म किया गया है। तो यहाँ तक हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये समाप्त होता है। अब हम सामाजिक अंकेक्षण का यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एमसीक्यू देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन कब किया गया था? तो सामाजिक अंकेक्षण इकाई का जो गठन है ये कब किया गया था? सितंबर 2013 में किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक अंकेक्षण का गठन जो है सितंबर 2013 में किया गया था। मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो मनरेगा का जो है अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण का उल्लेख जो है कौन से धारा में किया गया है? तो धारा 17 में किया गया है। नेक्स्ट है, मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण नियम महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू हुआ था। तो मनरेगा के तहत जो भी सामाजिक अंकेक्षण नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ था? तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होने की डेट थी इसकी 10 नवंबर 2015 में। 10 नवंबर 2015 में जो है मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण जो है पूरे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ था। तो 10 नवंबर 2015 को। सामाजिक अंकेक्षण का उद्भव किस देश में हुआ था? तो ये जो हुआ था अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में जो है सामाजिक अंकेक्षण का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक अंकेक्षण कानून कौन सा है जिसमें सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को स्वीकार किया गया है? तो ये थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, कल से मैं थोड़ा इसको कोशिश करूँगी सही लाने की। तो भारत में प्रथम जो है राष्ट्रीय कानून कौन सा है जिसमें सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को स्वीकार किया गया है? तो ये कौन सा है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है इसमें जो है प्रथम राष्ट्रीय कानून कौन सा है जिसमें सामाजिक अंकेक्षण को स्वीकार किया गया है? तो ये जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट है, सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य निम्न है। तो सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है कि कर्मचारी पर नैतिक प्रभाव डालना। हाँ, ये तो है ही। संस्था के लेखा पुस्तक की जांच करना, जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो ये चारों ही बहुत
सही हो जाते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, सामाजिक अंकेक्षण हेतु गठित जांच दल के सदस्यों को का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पे। तो जो है सामाजिक अंकेक्षण हेतु गठित जांच दल के सदस्यों का चुनाव जो है यहाँ पे करने वाला कौन होता है, तो ग्राम सभा करती है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण हेतु गठित दल का कार्यकाल होता है। तो ये यहाँ पे जो सामाजिक अंकेक्षण हेतु जो भी गठित दल होते हैं इनका कार्यकाल होता है एक ही सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया तक। मतलब एक जो सामाजिक अंकेक्षण बना है, एक बार जो बन गया उसके बाद एक ही बार वो रहेगा, दूसरे बार दूसरे लोगों को बनाया जाता है, तो हर बार चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार किसे दिया जाता है। तो सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार जो है यहाँ पे ग्राम सभा को दिया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण वर्ष में कितनी बार होता है। तो ये 2 बार होता है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो ग्राम सभा में जो है सामाजिक अंकेक्षण की अध्यक्षता जो है जो भी ग्राम सभा द्वारा स्वीकार्य व्यक्ति होगा ये यहाँ पे करता है। नेक्स्ट है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट जो है किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, सामाजिक अंकेक्षण जांच दल में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें जो सामाजिक अंकेक्षण जांच दल में सदस्यों की संख्या होती है न्यूनतम 5 और अधिकतम 7 सदस्य। तो यहाँ तक हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।